हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक। आई होप थोड़ा सा रेस्ट आपको मिल गया होगा दोनों क्लासेस के बीच में, और थोड़ा बहुत टॉपिक भी समझ में आ गया होगा कि टैक्योमीटर का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। अभी हम उसी को ही आगे प्रोसीड करेंगे। एक बार सबको ज्वाइन करने देते हैं। जैसे मैंने बोला था कि पूरे 8 बजे आ जाइए करिए, क्योंकि कल भी आप लोगों को बाद में डाउट आ रहे थे, जो लोग थोड़ा लेट ज्वाइन किए थे तो बाद में पूछ रहे थे कि ये बता दीजिए। तो आप लोग कोशिश किया करिए कि जब 6 बजे क्लास शुरू हो रही है तो 6 बजे पूरे पहुंच जाएं, अगर 8 बजे हो रही है तो 8 बजे पहुंच जाएं, ठीक है। तो अभी हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी, वैसे तो अभी अभी पढ़ी है तो फिर से रिवाइज करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, वो टर्म्स आपको याद ही होगी, मैंने इतनी ज़्यादा बार बोल दी है। पर चलिए फिर से एक बार मैं जल्दी से एक बार क्विक रिवाइज करवाती हूँ, और फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं जो मैं आपको समझा रही थी, एक एक करके वो टॉपिक को देखना, ठीक है। इसको थोड़ा टेबल वाले क्वेश्चन में, हाँ मैं बोल रही हूँ, मैं टेबल वाला क्वेश्चन लव कुमार किसी क्लास में ज़रूर करवा दूंगी, ठीक है। पर एक बार आप उस वीडियो को देखिएगा, और मैंने कोशिश की है डायग्राम के साथ साथ समझ में आ जाए। एक अलग न्यूमेरिकल के साथ भी प्रैक्टिस करवा दूंगी, लेकिन अगर मतलब यही है कि एक बार अपने एंड से भी आपने अच्छे से देखा होगा तो उसमें देख लेना, है ना। बाकी मैं एक क्वेश्चन फिर से करवा दूंगी आप लोगों को प्रैक्टिस, कोई टेंशन नहीं लेनी है। ब्रेक में क्या करती है? आज तो ब्रेक में मैंने थोड़ी सी चाय पी ली। वैसे मैं चाय भी नहीं पीती हूँ, ऐसे मतलब कुछ भी ऐसे फ्रेश हो सके ऐसा कुछ कर सकते हो। आप लोगों को मैंने बोला था ब्रेक में गाना गुना सुन लिया करो, कोई जो आपको अच्छा लगता है, तो मैं भी सुन लेती हूँ। आप लोग क्या करते हो? थोड़ा सा मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आप लोग फ्रेश हो सको, आप वो कर सकते हो। तो आज यही किया था मैंने, और कुछ नहीं। तो आरएल कैलकुलेशन देखेंगे अभी, दूसरा हम मूवेबल हेयर मेथड देखेंगे, और तीसरा देखेंगे टेंजेंशियल मेथड ऑफ टेक्योमेट्री। तो टेंजेंशियल मेथड ऑफ टेक्योमेट्री कहाँ यूज करते हैं और क्या है। तो अभी ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आराम आराम से समझेंगे, डायग्राम्स बना बना के, आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। और जो इम्पॉर्टेंट था हमारा टेक्योमेट्री का, ये मानकर चलिए कि वो हमारा कवर हो गया। जो टेक्योमेट्री का इम्पॉर्टेंट था ये मानकर चलिए वो हमारा कवर हो गया। सब्जी बनाता हूँ मनोज भट्ट, 15 मिनट में सब्जी बना लेते हो क्या? हाँ, ये तो बहुत कमाल की बात है। आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप अभी से ऐसे सब्जी 15 मिनट में बनाने लग गए हो। जल्दी आपको रिश्ते आने लग जाएंगे, है ना। चलिए, तो अभी हमने पिछली क्लास में देखा था कि हमारे लाइन ऑफ साइट, मतलब अगर हमें डिस्टेंस या एलिवेशन निकालनी है, तो हम ये 4 केसेस पढ़ेंगे। और चारों को हमने एक विजुअलाइज कर लिया था कि स्टाफ नॉर्मल का मतलब क्या है और स्टाफ वर्टिकल का मतलब क्या है। हाँ, किसी के भी गाने सुन सकते हो, परमेश वर्मा के सुन सकते हो, और कोई पंजाबी सिंगर के सुन सकते हो अभी। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी बात है, एनोनिमस वर्मा, आप लोग मतलब पढ़ाई के साथ साथ अपना खाना भी बना रहे हो, रिवाइज भी कर रहे हो, कॉलेज भी जा रहे हो, पेपर की तैयारी भी कर रहे हो, मल्टी टैलेंटेड हो। तभी तो मैं आप लोगों की तारीफ करती हूँ कि आप लोग उन लोगों से तो बहुत अच्छे हो जिन्होंने पहले ही सोच लिया कि भाई हमसे नहीं होगा, तो वो तैयारी करने ही नहीं आते। क्यों कहते? टाइम ही नहीं है तैयारी के लिए। आप में से कुछ लोग जॉब के साथ भी तैयारी कर रहे हो, मुझे कुछ टाइम पहले ही पता चला था कि कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो जॉब के साथ भी तैयारी कर रहे हो, तो पूरे दिन नौकरी कर रहे हो, फिर खाना भी बना रहे हो, फिर ये जितनी भी मेहनत आप करोगे ना, इसका रिजल्ट एक ना एक दिन जरूर मिलता है, आपको भी जरूर मिलेगा। अगर आप इसी तरीके से मेहनत करते जाओगे, अगर आप बीच में रुक गए तो फिर रिजल्ट नहीं मिलने वाला। रुकने का मतलब है कि हमने हार मान ली है, अब हम सोच रहे हैं कि हमसे नहीं होगा। लेकिन अगर इसी तरीके से आगे बढ़ते जाओगे, हो सकता है टाइम लग जाए, हो सकता है आप में से किसी का एसएससी इस बार निकल जाए, और ये भी चांस है किसी का अगले साल निकले। तो वो अगले साल वाली जो हमें पेशेंस रखनी पड़ेगी वो आपके ऊपर है। अगर पहले ही आपने हिम्मत मार ली, मतलब हार मान ली कि यार अब 6 महीने हमने तैयारी की, इतनी ज़्यादा नहीं निकला, अब छोड़ देते हैं, तो फिर वो मैंने आपको बात बताई थी ना, ज़िंदगी में अच्छी जगह जब हमें पहुंचना है तो अपनी लाइफ के एटलीस्ट अगर हम 1 साल भी उसके लिए दे देते हैं तो वो बिल्कुल उसके लिए एक वैलिड है कि यार चल हमने 1 साल इस एग्ज़ाम के लिए दिया, उसके बाद मुझे ज़िंदगी भर ये नौकरी करनी है और मैं आराम से सेटल हो गया हूँ, है ना। अरे अरे बहुत। और मनोज, जो आप बोल रहे हो जॉब क्विट करके, ये तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब आसान हम दूसरे को देखें तो बोले उसने जॉब छोड़ के तैयारी करनी शुरू कर दी,
दूसरे को बोलेंगे तो ऐसे लगेगा कि कुछ भी नहीं है, लेकिन जब कोई खुद अपने आप ये चीज़ करता है तो मैं समझ सकती हूँ कि पहली बात तो नौकरी मिलती नहीं है, नौकरी छोड़ रहे हो और उसके बाद तैयारी कर रहे हो, तो इसका मतलब अब आपको तो एक हिम्मत रखनी है। और जब कभी आपकी लाइफ में ऐसा लगेगा कि अब मेरे से नहीं हो पा रहा, तो ये ज़रूर सोच लेना कि जब जॉब छोड़ी थी तो क्या सोचकर छोड़ी थी और मुझे क्या चाहिए था। तो जब भी आपकी तैयारी में मन नहीं लगता तो वो चीज़ याद कर लिया करो कि मैंने शुरू क्यों किया था, तो फिर आपको फिर से वो आपको रिचार्ज कर देगा कि हाँ मैंने इसलिए शुरू किया था, तो अब मुझे इसीलिए आगे बढ़ना है। आपके माइंड में एक रीज़न होना चाहिए, बस एक ऐसा मतलब सॉलिड रीज़न होना चाहिए कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। अगर कुछ दिन बाद मुझे डिमोटिवेशन आ रही है, वो सॉलिड रीज़न आपको फिर से रिचार्ज कर देगा। ठीक है, अच्छा चलिए अब आगे बात करते हैं। लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइंड अपवर्ड और स्टाफ हेल्ड वर्टिकल। सबसे पहले मैं इस केस की बात करूंगी। तो नाम क्या है, हमने एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन पढ़ लिया। लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइंड अपवर्ड और हमने स्टाफ को वर्टिकल हेल्ड किया है। अब आपको बिल्कुल ध्यान से सारी नज़र बोर्ड पे रखनी है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मैं यहाँ करवाऊंगी और वो कैलकुलेशन इतनी आसान है, अगर आप पहले समझ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू अगर मैं बोलूँ कि आप साथ साथ लिखो। लिखने से ज़्यादा पहले आप क्या देखेंगे कि मैंने यहाँ पर क्या क्या समझाया है, कौन सी टर्म्स है। तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पर, और आपको ये पता है कि इंस्ट्रूमेंट से अगर जाती हुई मैम एक लाइन ऑफ कॉलिमेशन आप दिखाओगे, तो मैंने मान लिया ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन है हमारी। अब जब मुझे स्टाफ की तरफ देखना है, तो इंक्लाइंड आएगी, और क्योंकि ये लाइन ऑफ साइट हमारी लाइन ऑफ कॉलिमेशन से ऊपर है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, मैम ये हमारी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा। तो दो तरह के एंगल थे, एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल जो होगा ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा। ये डायग्राम मैम कुछ इस तरीके से बनेगा, और हम यहाँ पर ये मान रहे हैं कि डी, कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ और इंस्ट्रूमेंट के बीच का डिस्टेंस। स्टाफ मतलब जहाँ पर भी आपने स्टाफ को रखा है वहाँ तक के डिस्टेंस को लेना है, जहाँ पर भी आपने स्टाफ को रखा है वहाँ तक के डिस्टेंस को कैपिटल डी ले लीजिए। ये हो गया। अब ध्यान से देखिएगा मैम, है क्या, ये चीज़ ऐसी है कि आपने सेंटर वाली लाइन पे ध्यान देना है। अभी ये सेंटर वाली जो लाइन है, थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान देना। क्या किया, लाइन ऑफ कॉलिमेशन से ये जो सेंटर वाली लाइन आपको दिख रही है, ये सेंटर वाली लाइन, वहां तक का जो एंगल है, मैंने उस एंगल को बोल दिया कि ये एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, तो ये एंगल है हमारा थीटा, मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ मैम, अभी तो साफ साफ दिख रहा है कि स्टाफ हमारा यहाँ पर 90 डिग्री पे नहीं है। तो आप क्या कीजिए, आप एज्यूम कर लीजिए, कैलकुलेशन करने के लिए मान रही हूँ, कैलकुलेशन करने के लिए मैं कैलकुलेशन तभी कर पाऊंगी अगर स्टाफ 90 डिग्री पे होता। तो मैम स्टाफ अब ध्यान यहाँ देना है, क्योंकि इतना बड़ा केस है कि मैं आपको रिपीट नहीं करवा पाऊंगी बार बार, इसलिए बोल रही हूँ कि इसको एक ही बार में जरा समझने की कोशिश करना। तो मैम 90 डिग्री पर अगर होगा तो ये जो लाइन आएगी यहाँ से ऐसे करके 90 डिग्री पर आएगी, यस और नो। ये जो लाइन आएगी यहाँ से कुछ इस तरीके से 90 डिग्री पर आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, ये बता दीजिए। क्लियर है। अब देखना, जो कैलकुलेशन है वो सारी कैलकुलेशन, क्या आपको ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऑडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, बताना बीच में डिस्टर्बेंस आ रही है तो हमने क्या किया, ये थीटा को मान लिया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब मैं यहाँ एज्यूम क्या कर रही हूँ, जितना मेरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था, अगर मैम इतना ही एंगल से मैं अपने स्टाफ को टिल्ट कर रही हूँ, तो मेरा लाइन ऑफ कॉलिमेशन और स्टाफ 90 डिग्री पर आ जाएगा। तो मैम अगर थीटा हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, इसी एंगल से आप क्या कर रहे हो, इसी एंगल से अगर मैं स्टाफ को टिल्ट करूंगी, तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, स्टाफ के। पहली बात ये हमने माना है, मैथमेटिकली इसका प्रूफ भी है, तो जो कि अभी प्रूफ के बारे में हम नहीं पढ़ने वाले। तो अभी स्टाफ तो मैम वर्टिकल था, आप सिर्फ ये कैलकुलेशन के लिए बना रहे हो कि ये 90 डिग्री वाली लाइन ये आएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखना,
बाइक नहीं है, ड्रिल, कुछ काम चल रहा है इसलिए पूछ रही हूँ कि ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्योंकि उस पर मैं कुछ नहीं कर सकती, इनको रोकने को बोल सकती हूँ कि यार मतलब क्लास का देख तो लिया कीजिए, ऐसा ही हो सकता है। चलो नहीं आए प्रॉब्लम तो अच्छा है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर एल किसको बोला, मैंने यहाँ पर एल किसको बोला, ये बीच में ये जो येलो कलर की लाइन है ना, इसको येलो ना दिखाते हैं, इसको पिंक दिखा देते हैं। देखना क्या बोला, ध्यान से देखिएगा। मैम इंस्ट्रूमेंट से लेकर उसकी जो सेंटर वाली लाइन तक का जो डिस्टेंस था, इसको डिनोट कर दिया कैपिटल एल। तो कैपिटल एल क्या है मैम, ये जो सेंटर वाली लाइन इंस्ट्रूमेंट से लेकर यहाँ से लेकर कैपिटल एल क्या है, जो सेंटर वाला हेयर है ना, इसको हटा भी दूं अगर मैं, तो ये वाला जो लाइन है पिंक कलर की जो हमने अभी बनाई थी, ये देखिए मैम, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, इसकी लेंथ जो है इसको कैपिटल एल मान लिया, इसकी लेंथ को कैपिटल एल मान लिया। ठीक है, क्लियर है कौन सी लेंथ है, मैं हाइलाइटर से बताती हूँ तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो ये वाली जो लेंथ होगी इसको हमने कैपिटल एल मान लिया। इसके आगे क्या किया, हम करना क्या चाह रहे हैं वो पहले ही एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे, ये वाला जो भी हम पढ़ रहे हैं। तो मैम आपको पता है, ध्यान से सुनिएगा, स्टाफ इंटरसेप्ट क्या होता है सब लोग जानते हैं। तो मैम इस केस में आप ऐसे बना रहे हो कि आपने जो 3 रीडिंग पढ़ी वो तो वर्टिकल हेल्ड स्टाफ पर पढ़ी थी, जिसको आपने एस बोला, लेकिन हमें स्टाफ को 90 डिग्री पर अगर ऑब्जर्व करने के लिए ही इक्वेशन लिखनी होती है, 90 डिग्री पर ही इक्वेशन लिखनी होती है, तो आपने इसको थीटा एंगल पर टिल्ट किया, तो यहाँ पर रीडिंग तो ऐसे आई होगी। तो अगर मैं बोलूँ एक लाइन ऐसे थी जिसमें 2 के बीच का डिस्टेंस एस था, अगर मैंने इसको थीटा एंगल पे टिल्ट कर दिया तो आप बोलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे मैम, इस लाइन पर, इस लाइन का ये डिस्टेंस अगर एस है, अगर मैं इसको टिल्ट कर दूं तो ये वाला डिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये मैम थीटा है तो ये एस के साथ थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो क्या बन जाएगा, क्या मैं इसको एस कॉस थीटा बोल सकती हूँ, क्या मैं एस कॉस थीटा बोल सकती हूँ। और मैम ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर आप निकालते तो ये साइन थीटा का कंपोनेंट होता है। ये बात बताइए, ये लाइन क्या बता रही है, ये लाइन वर्टिकल हेल्ड स्टाफ है, पर कैलकुलेशन के लिए मैंने उसको इंक्लाइंड कर दिया, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड किया। तो मैम अगर ये टोटल डिस्टेंस एस है तो ये वाली लाइन चाहे इधर से s/2 ले लो, s/2 ले लो, ये कॉस थीटा का कंपोनेंट होगा। क्लियर हो गया, ये एस कॉस थीटा होगा, बताइए एस कॉस थीटा होगा। तो मैंने क्या बोला, जब भी हम टेक्योमेट्रिक इक्वेशन लिखते हैं, अब किसके लिए लिखेंगे, ये वाली लाइन के लिए, लाइन ऑफ कॉलिमेश, लाइन ऑफ साइट जो स्टाफ से 90 डिग्री पर है, इसका लेंथ कितना था L, तो क्या मैं लिखूंगी L इज इक्वल्स टू के, S की जगह लिखूंगी S डैश, क्योंकि इस केस में जो S डैश है वो कुछ और होगा, जब हमारा स्टाफ 90 पे होता तो K S डैश प्लस C। तो मैंने क्या लिखा, इस इक्वेशन को लिखा L इज इक्वल्स टू K इंटू S, एस की जगह हम अगर ऐसे रखेंगे स्टाफ को तभी हम इक्वेशन लगा सकते हैं। तो हमने साइड पे तो सीधा रखा है, पर जब मैं सॉल्व कर रही हूं तो मैं उसको मान रही हूं कि एस जो है दैट इज एस डैश। तो मैम एस डैश क्या है, एस डैश ही तो हमारा एस कॉस थीटा है, एस डैश ही तो एस कॉस थीटा है। पहला केस समझ आ गया, चारों केस समझ में आ जाएंगे, इसलिए मैं इसको आराम से समझाऊंगी। बोलिए, एस डैश हमारा एस कॉस थीटा हो गया, पेपर में क्या आता है अभी हम उस पॉइंट पे भी पहुंचेंगे, एस कॉस थीटा आ गया मैम। अब ध्यान से देखना मैम, अगर मुझे ये जो डी है, ये आपने डिस्टेंस दिखाया इंस्ट्रूमेंट और इसके बीच में, इंस्ट्रूमेंट और इसके बीच में, आप एक काम करिए, अब आप देखिए किसको देख रहे हो यहाँ पर, अब मैं एक ट्राइंगल बना रही हूँ, कौन सा ट्राइंगल है वो आपको समझाती हूँ। अब मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया, ये उल्टा डायरेक्शन में बनेगा, तो मान लीजिए यहाँ पर मैं एक ट्राइंगल बना रही हूँ, कौन सा ट्राइंगल है मैं आपको अभी समझाती हूँ, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। तो मैम ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है उसको ए मान लो, ये इंस्ट्रूमेंट है ए मान लिया, लाइन ऑफ साइट जहाँ परपेंडिकुलर आ रही है ये वो वाला पॉइंट है, और मैम ये वाली लाइन सीधी जो आ रही है इसको मान लेते हैं हम यहाँ पर बी पॉइंट, तो ये बी पॉइंट, इस सेंटर वाले पॉइंट को मान लेते हैं सी पॉइंट, ये सेंटर को मान लिया सी। तो मैम ये वाला एंगल क्या था, थीटा था, ये वाला जो डिस्टेंस था वो डी था, ये वाली जो वैल्यू थी वो एल थी। क्या ये ट्राइंगल क्लियर हुआ,
क्या ये ट्राइंगल क्लियर हुआ कौन सा है? तो मैम अगर हम यहाँ पर ये देखें कि आपने यहाँ से कौन सा ट्राइंगल उठाया है, तो यहाँ से आइए, यहाँ से नीचे आइए और यहाँ से इधर आइए, तो ये वाला जो ट्राइंगल है वो उठाया है। क्लियर हुआ? यस और नो? थोड़े हाइलाइटर को ज़्यादा करके आपको ट्राइंगल को हाईलाइट करके दिखा देती हूँ। ये वाली लाइन, यहाँ से सीधी वर्टिकल लाइन और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या मैं यहाँ से लिख सकती हूँ मैम, अभी हमने एक टेक्योमेट्री की क्वेश्चन पिछले फॉर्मूला में तो D = KS + C लिखा था, यहाँ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पिछले केस में D और L तो सेम होता था, क्यों होता था? क्योंकि लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल होती थी। इससे पहले जो केस हमने पढ़ा था उसमें हमारी लाइन ऑफ साइट क्या होती थी? हॉरिजॉन्टल होती थी। तो इसमें अगर हम D लिखें या हम L लिखें तो बात एक ही होती थी, तभी हम D भी लिख सकते हैं, L भी लिख सकते हैं, KS + C ही होता था। लेकिन यहाँ D और L बदल गए। हम इक्वेशन कब लगाएंगे? जब ये एक्सिस परपेंडिकुलर होगी स्टाफ के। ये समझ गए? क्या मैं इस ट्राइंगल को देख के ये लिख सकती हूँ कि हमारा D जो होगा वो L cos थीटा होगा? बताइए। तो अगर मुझे स्टाफ को वर्टिकल मैंने हेल्ड किया है, थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, स्टाफ इज हेल्ड वर्टिकल, डिस्टेंस A और B के बीच में कैसे निकलेगा? D = L cos थीटा। और मैम L की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर लो, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? D = L cos थीटा, L = KS डैश + C × cos थीटा। ये आ जाएगा। S डैश की जगह मैम cos थीटा लिख दो, तो D किसके बराबर आ जाएगा? K। S डैश की जगह क्या लिखा? S cos थीटा, K × S cos थीटा + C, और बाहर क्या लिख दिया? एक और cos थीटा। मैम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये क्या आ जाएगा? K × S, और ये बन गया cos² थीटा + C cos थीटा। KS cos² थीटा + C cos थीटा। क्या ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया? ये समझ में आया आप लोगों को? बोलिए। थोड़ा सा मैथमेटिकल है पर मुश्किल नहीं है। एक केस समझ जाओगे चारों एक जैसे ही हैं, चारों सेम ही है। तो हमने क्या किया? कुछ नहीं है मैम, स्टाफ सीधा रखा था, फिर सीधे रख के हमने जो रीडिंग ली, हमने ये मान लिया जितना हमारे एंगल है, एंगल हम टेक्योमीटर से मेजर कर पा रहे हैं, तो एंगल मुझे पता है। जब मैं घर पर आई तो मुझे थीटा पता था, तो मैंने जब इस केस में इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना था, मैं चेन और टेप को कहाँ लेके जाऊंगी? ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट कहाँ है? तो मैंने सीधा D कैसे निकाला? KS cos² थीटा। S क्या था? स्टाफ इंटरसेप्ट। S की जगह S डैश cos थीटा आ गया, और बाकी पूरी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया। तो यहाँ पर जब मैंने फॉर्मूला लिखा, ध्यान से देखिएगा, जब एंगल जो है वो कौन सा है? इंक्लिनेशन एंगल है। एंगल जब इंक्लिनेशन है, दूसरी बात जो स्टाफ है उसको कैसे रखा है? स्टाफ को वर्टिकल रखा है। इस केस में हमारा D किसके बराबर होता है? KS डैश + C होता है। S डैश किसके बराबर होता है मैम? S cos थीटा के बराबर होता है। तो D = KS + C, सॉरी L = KS + C, L = KS डैश + C होता है। और मैम आपने बोला D जो होगा वो L cos थीटा होगा। ये इसमें थोड़ी सी चीज़ अलग थी। अगर D पूछता है तो मैं बाद में यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकती हूँ, तो ये L की जगह मैं KS cos थीटा + C पुट कर दूंगी, तो फॉर्मूला आ जाएगा। मैंने बोला ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आता ही नहीं है ये, इतना बड़े बड़े फॉर्मूलाज कहाँ पूछेंगे वो आपसे। क्लियर हो गया? इस केस से कंक्लूजन गणेश ये है कि अगर मैं साइट पर जाती हूँ, मैं स्टाफ को कितने एंगल पे पकड़ूं ये निकालना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो मैं स्टाफ को किसी हाइट पे मैंने पकड़ रखा है, जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपने गलती की होगी, क्योंकि अभी लाइन ऑफ साइट जो है वो हमारी परपेंडिकुलर नहीं है स्टाफ के। तो मैंने क्या किया मैम? रीडिंग ले ली स्टाफ इंटरसेप्ट। अब मैं घर पर आई तो मेरे पास क्या था? एक थीटा की वैल्यू पता थी मुझे, बिल्कुल पता थी, थीटा की वैल्यू मुझे पता थी, और मुझे S की वैल्यू भी पता थी।
मैंने उस थीटा की वैल्यू से एस की जगह एस कॉस थीटा निकाल लिया। मुझे देखना था कि इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, तो मैंने सीधा फॉर्मूला लगा दिया एल कॉस थीटा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एल की जगह के एस डाल देंगे, के अगर एनालिटिक है तो 100 पुट कर दो, एस तो एस डैश से निकल जाएगा, थीटा आपने निकाला हुआ है, और यहाँ से आपको डिस्टेंस मिल जाएगा दो पॉइंट्स के बीच में, जो आप घर पर बैठ के बाद में निकाल सकते हो। गणेश आपको क्लियर हो गया? गणेश आपको क्लियर हो गया? बताइए, बोलिए। अब मैम ये तो बात सही है, अब B से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है आपने इसको V बोला, B से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है आपने इसको V बोला। इस V को मैं क्या साइन थीटा लिख सकती हूँ, L साइन थीटा? आंसर कीजिएगा। इस V को अगर ये कॉस कंपोनेंट है तो ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, साइन थीटा। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख लूँ कि V इज इक्वल्स टू, इस केस में V इज इक्वल्स टू L साइन थीटा। कोई डाउट? एक ही केस है जो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना है, एक ही केस है जो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना है। तो V इज इक्वल्स टू L साइन थीटा लिख सकते हैं, यस और नो? बोलिए। हाँ मैम, V को L साइन थीटा लिख लीजिए। क्यों ज़रूरत पड़ रही है मैं आपको बताती हूँ, अब ध्यान से देखिएगा। मैम V को L साइन थीटा तो लिख लिया, अब स्टाफ इंटरसेप्ट मतलब मैं स्टाफ पे रीडिंग लेकर आई हूँ। ध्यान से देखना, जब मैंने स्टाफ पे रीडिंग ली, जो सेंटर वाले हेयर की रीडिंग थी ग्राउंड से, स्टाफ वर्टिकल था, जब मैंने सेंटर वाले हेयर से रीडिंग ली, उस रीडिंग को मैंने बोल दिया स्मॉल h। स्मॉल h क्या है मैम, जो आपका सेंटर वाला हेयर था जब स्टाफ सीधा था, उसकी ग्राउंड से लेकर कितनी हाइट है, क्योंकि रीडिंग तो हमें हाइट ही बताती है, रीडिंग जो है वो हमें हाइट ही बताती है। तो मैंने मान लिया ये स्मॉल h है। तो जब मैं घर गई, जब मैंने सारी रीडिंग्स ले ली, मेरे पास V की वैल्यू कहाँ से आ गई मैम, L साइन थीटा से। L कहाँ पर, L क्या हमें L पता है? बिल्कुल पता है। L की वैल्यू क्या है? L की वैल्यू के एस डैश, L इज इक्वल्स टू के एस डैश प्लस C पुट करके निकाल सकते हो। S डैश मुझे पता है किसके बराबर है, S कॉस थीटा के बराबर है। आप दोनों वैल्यूज इसमें पुट करो, आपको V मिल जाएगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पर जरा, ये H क्या बोली, यहाँ से लेकर यहाँ तक की रीडिंग ही तो होगी ये, यहाँ से यहाँ तक की रीडिंग जो सेंटर वाले हेयर से ली थी। मान लो सेंटर हेयर ने बोला 2 मीटर, तो स्टाफ पे 2 मीटर अगर सेंटर हेयर बता रहा है, तो मतलब ग्राउंड से वो कितने मीटर पे है, वो 2 मीटर पर है, तो वो 2 मीटर H लिखा है। अब मैं आपको पूछती हूँ, अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड याद करना, अब मुझे आंसर करना। अगर मैं आपको पूछती हूँ कि मैम यहाँ जहाँ इंस्ट्रूमेंट रखा था वहाँ एक बेंचमार्क था, बेंचमार्क का कुछ RL होगा, आपने बैक साइड रीडिंग ली, तो ये आपको क्या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा। अब एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको करते हैं, बाद में एग्जाम्पल हटा देंगे। तो अगर मैं बोलूं RL एट बेंचमार्क हमारा 100 था, ठीक है, बैक साइड रीडिंग मेरी 2 मीटर थी, बैक साइड रीडिंग 2 मीटर थी, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आ गया बताओ, 102 मीटर आ गया। तो मैम इसका मतलब ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन तक की हाइट कितनी है, 102 मीटर है। मुझे क्या निकालना है, इस जगह पे RL कितना होगा। तो मैम यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो गई, 102 मीटर हो गई। अब क्या आप V निकाल सकते हो जब आप घर चले गए हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मैंने मान लिया आपने V की वैल्यू निकाली 5 मीटर, तो अगर V 5 मीटर है तो मतलब मैम हमें यहाँ से यहाँ तक की हाइट मिल गई। तो यहाँ तक की हाइट कितनी हो गई मैम, 107 मीटर। मैंने क्या बोला, ग्राउंड पर RL निकालो। तो 102 में जब 5 मिला दिया तो मैम यहाँ तक के पॉइंट का एलिवेशन हो गया 107। 107 में ये H को माइनस भी तो करना पड़ेगा, मान लो ये 1 मीटर थी, तो 107 में इस 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। इस पूरी वैल्यू में इतनी सी माइनस कर दो तो यहाँ RL मिल जाएगा क्या, क्योंकि डायरेक्ट और कोई मेथड नहीं है। तो 107 में 1 माइनस किया, यहाँ मिल गया 106 मीटर। तो अगर मैम हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखें और स्टाफ सीधा रखा है तो हम डिस्टेंस भी निकाल पा रहे हैं और हम RL भी निकाल पा रहे हैं, रिड्यूस लेवल भी निकाल पा रहे हैं। समझ में आया? तो हम रिड्यूस लेवल भी निकाल पा रहे हैं। अब कुछ लोगों का दिमाग घूम गया होगा, अभी जिनका घुमा है, आपको RL निकालने को पूछा नहीं जाता, मैंने सिग्निफिकेंस बताया टेक्योमेट्री का। आपको ये इक्वेशन जो है बहुत ही कम एग्जाम में पूछी जाती है, पर पूछी गई है। तो 102, उसके बाद 5 107,
-1 106। ये वाली कैलकुलेशन समझ आई जो मैंने यहाँ की? यस और नो जल्दी बताना। तभी बोला कि पहले केस में ध्यान सारा यहाँ देना। तो कैलकुलेशन अगर समझ में आ गई तो मैम अब हमें अगर इसका फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला ही तो बनाना है। RL एट कहाँ पर, इसका नाम दे देते हैं हम लोग E। तो RL एट E इज इक्वल्स टू पहले मैं निकालूंगी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, RL एट बेंचमार्क प्लस बैक साइड करके यहाँ तक आ गया। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में मैम मैं V ऐड करूंगी, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में मैं V मिलाऊंगी, उसमें मैं H को माइनस कर दूंगी, इसको याद नहीं रखना है, क्योंकि मैं डायग्राम देख के बता सकती हूँ कहाँ से आएगा। तो यहाँ से मैं RL निकाल सकती हूँ एक दूर किसी पॉइंट पे जहां पर मैं डिस्टेंस भी नहीं निकाल पा रही, चेन और टेप लेके भी नहीं जा पा रही, मैंने डिस्टेंस भी निकाल लिया, मैंने RL भी निकाल लिया। ये हमारा टेक्योमीटर का फायदा है, समझ आया? ये हमारा टेक्योमीटर का फायदा है। फॉर्मूला उसी कैलकुलेशन से बना है जो कैलकुलेशन मैंने आपको अभी समझाई, फॉर्मूला उसी कैलकुलेशन से बना है जो मैंने आपको कैलकुलेशन अभी समझाई। समझ में आया सभी को? बताइए, कोई डाउट यहाँ पर अभी किसी को? तो जैसे हमने अभी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखा, सेम इसका केस एंगल ऑफ डिप्रेशन आ जाएगा। जैसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था, सेम हमारा एस के साथ वाला एल के थीटा और एल के साथ वाला थीटा दोनों सेम होंगे। हाँ, ये मैथमेटिकली प्रूफ किया गया है कि अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा डिग्री है, उतने ही एंगल पर अपने स्टाफ को इंक्लाइन कराओ। जितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उतने ही एंगल पे स्टाफ को अगर आप इंक्लाइन कराओगे तो आपका ये लाइन ऑफ साइट 90 डिग्री पर होगी स्टाफ से। ठीक है, ये बैकग्राउंड म्यूजिक समझ लीजिए, जैसे गाना सुनते हैं अब इसको बैकग्राउंड म्यूजिक समझ लीजिए। करने को मैं गुस्सा भी कर सकती हूँ, लेकिन इतनी बातों पे क्या गुस्सा करना। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी मैं खुद किसी से कह दूंगी अभी बंद करने को, बीच में कोई काम कर रहा है ना तो आवाज़ आ रही है। अच्छा देखिए, तो एस के साथ वाला क्लियर हो गया। हरिओम कुमार सिंह आपको क्लियर हो गया। ये वाला थीटा अगर मैं स्टाफ को थीटा पे ही रखूं तो हम मानकर चलते हैं कि ये 90 पे आ जाता है। ठीक है, थीटा ऑलवेज 90 नहीं है, 90 जब होगा तभी मैं टेक्योमेट्री की इक्वेशन लगाऊंगी। गणेश ध्यान से सुनिए, मैं कितनी बार कह दिया कि ये वाला एंगल 90 होना चाहिए, तभी मैं D = KS+C लगा सकती हूँ। पिछली क्लास में क्या बोला था, अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है तो मैम यहाँ पर ये लाइन 90 नहीं बनेगी। तो आप यहाँ फॉर्मूला लगाने के लिए मान रहे हो कि अगर ये ऐसे होता, अगर ये स्टाफ ऐसे होता तो आप इस लाइन में इक्वेशन लगा सकते हो कि L मेरा KS+C के बराबर आएगा। तो इस लाइन में इक्वेशन तभी लगाओगे जब ये स्टाफ से 90 डिग्री पर आएगी। ठीक है, क्लियर? दानिश आपको भी क्लियर है? अब आगे चलते हैं। सेम केस जैसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का था वैसा ही सेम केस एंगल ऑफ डिप्रेशन का है। एक डायग्राम बना हुआ है, इससे देख के ही समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना इस डायग्राम का हर एक पॉइंट। क्या किया है मैम, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर हमने स्टाफ रखा है। स्टाफ कैसे रखा है? सीधा रखा है। स्टाफ कैसे रखा है? सीधा रखा है। इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ के बीच का डिस्टेंस कितना है मैम? D है। अगर आप बोलेंगे तो बना के भी दिखा दूंगी। ये क्या है? लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन है जो हॉरिजॉन्टल जा रही है। लाइन ऑफ कॉलिमेशन से ये जो सेंटर वाली लाइन है, अगर इसका एंगल क्या है? थीटा है। तो मैम अगर जो आप सेम केस को उल्टा कर दो, एंगल ऑफ एलिवेशन को ऑपोजिट कर दो, तो अगर मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन को भी देखती हूँ और स्टाफ को सीधा रखती हूँ, क्या ये लाइन अभी 90 डिग्री की होगी? अगर मैं नीचे देख रही हूँ और स्टाफ सीधा है, अभी 90 नहीं होगी, इसको 90 बनाना पड़ेगा। तो मैम कैलकुलेशन घर पे आके करनी पड़ेगी। अगेन सेम चीज आ गई। अगर मैम थीटा जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, उतने ही थीटा पे आप यहाँ वाले स्टाफ को भी इंक्लाइन करते हो तो ये भी 90 पे आ जाएगा। इसका मतलब इसमें भी मैम आप L को KS+C लगाओगे। ठीक है, समझ रहे हो? L को क्या लिखोगे? L को KS+C लिखोगे। तो मैम यहाँ पर ये वाली चीज आपने पिछले डायग्राम में भी L बोली थी, तो L किसके बराबर होगा? L = KS'+C होगा, क्योंकि अगेन ये जो एंगल पर आपने इंक्लाइन किया है ये थीटा है और ये S की जगह क्या आ जाएगा? ये हमारा S cos
थीटा आ जाएगा। तो हम एल को क्या लिख सकते हैं, के एस कॉस थीटा प्लस सी लिख सकते हैं। और मैम जब डिस्टेंस निकालेंगे तो डी हमारा किसके बराबर होगा, तो इस केस में भी मैम अगर ट्रायंगल देखें, पिछले वाले फॉर्मूला रिपीट कर दो, इस केस में भी मैम अगर हम ट्रायंगल देखें तो यही सेम ट्रायंगल बन रहा है। तो ये थीटा है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो मैम यहाँ से यहाँ तक का सेंटर वाली लाइन तक का रीडिंग कैपिटल वी, तो मैम डी किसके बराबर होगा, एल का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, डी किसके बराबर होगा, एल कॉस थीटा। तो डी को क्या लिखूंगी, एल कॉस थीटा, फॉर्मूला सेम रहेगा। जब स्टाफ वर्टिकल है तो डी निकालने का फॉर्मूला सेम रहेगा, वी निकालने का फॉर्मूला एल साइन थीटा, वी निकालने का फॉर्मूला भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो जब तक स्टाफ को वर्टिकल पकड़ के रखा है फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा। कोई डाउट बताओ अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा। बस बात इतनी सी है कि मैम इस केस में जब आप इस बॉटम वाले पॉइंट पे आरएल निकालना चाहते हो तो ये तो हम याद नहीं करने में, पहले बोल रही हूँ आरएल निकालने के लिए फॉर्मूला नहीं आता पेपर में बोलते हैं डिस्टेंस बताओ क्या होगा, ये फॉर्मूला पूछा जाता है। तो मुझे याद रखना है जब स्टाफ वर्टिकल होता है तो चेंज सिर्फ ये है, एस की जगह एस कॉस थीटा आता है, एस की जगह एस कॉस थीटा आता है, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है। ठीक है, तो मैम अगर यहाँ पर ई निकालना होता, क्या आप लोग फॉर्मूला बना सकते हैं, कोशिश कीजिए। आर एल एट ई निकालना है तो मैम हम आर एल एट ई किसके बराबर होगा, सबसे पहले तो हो गई यहाँ तक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आर एल एट बेंचमार्क प्लस बैक साइड, तो ये तो हो गई मैम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ तक की। उसके बाद मैम लाइन ऑफ कॉलिमेशन से सेंट्रल हेयर तक की हाइट को हम पीछे भी क्या मान रहे थे, कैपिटल वी, तो इसमें माइनस करना पड़ेगा वी को। और मैम सेंट्रल हेयर का ग्राउंड से लेकर जो रीडिंग थी उसको क्या मान रहे थे, एच मान रहे थे, तो माइनस करना पड़ेगा एच। भाई इसमें रटना क्यों है, आपको पता है अगर आप लोअर एलिवेशन पे जाओगे तो चीज़ें माइनस होंगी, ऊपर वाली एलिवेशन पर आओगे तो चीज़ें ऐड होंगी, यही होता है, ऊपर वाली एलिवेशन पर जाओगे तो चीज़ें ऐड होंगी। तो मतलब लाइन ऑफ साइट अगर इंक्लाइंड है तो सारे फॉर्मूला सेम रहे, बस आर एल निकालने के लिए वी भी माइनस हो गया और एच भी माइनस हो गया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, एच है, यहाँ पर बनाया हुआ है। समझ आया, आंसर कीजिएगा चैट सेक्शन में। क्या ये केस समझ में आया आपको, क्या ये केस समझ में आया, बोलिए। हाँ, तो ये दो केसेस हो गए। एच गिवन रहेगा अगर उसने आर एल निकालने को बोला है। उसने 3 रीडिंग्स दी होंगी, ठीक है राहुल, 3 रीडिंग्स दी होंगी कि आपने स्टेडिया हेयर से 3 रीडिंग्स देखी हैं, तो जो उसने बीच वाली रीडिंग दी होगी वो एच होगा, समझ जाओगे ना। अगर मैं बोलूँ 1 मीटर, 1.5 मीटर और 2 मीटर, आपने एक टेक्योमीटर से 3 रीडिंग ऑब्जर्व करी, एक टेक्योमीटर से 3 रीडिंग ऑब्जर्व करी, पहली है 1 मीटर, दूसरी 1.5 और तीसरी 2 मीटर, तो आप एच की वैल्यू कितनी लोगे, राहुल आंसर करना। तो एच की वैल्यू कितनी लोगे, तो मैम एच की वैल्यू यहाँ पर 1.5 लेंगे, जो सेंटर वाले हेयर की रीडिंग होगी। ये मेंस में अगर क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हमने देख लिया, ठीक है। चले आगे बढ़े, तो 2 केस हो गए हमारे खत्म, आसान था ना। अब अगले 2 केसेस पर चलते हैं, पहले मैं समझा देती हूँ, उसके बाद हम लोग उसको मैं डायग्राम बना के समझा देती हूँ ताकि आपको आसान लगे। तो तीसरा जो केस है, तीसरे केस में हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंड अपवर्ड। तीसरा जो केस है लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंड अपवर्ड, लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंड अपवर्ड, लेकिन स्टाफ कैसे हेल्ड है। तीसरा मैंने वहाँ हेडिंग डाल रखी है जहाँ सारे केसेस बता रही थी, बट स्टाफ हेल्ड नॉर्मल। अब आपने स्टाफ हेल्ड नॉर्मल, तो मतलब स्टाफ को हमने 90 डिग्री पे ही पकड़ रखा है। तो मैम इस केस में कहाँ चेंज आएगा, ये तो बिल्कुल अच्छा केस है कि आपने स्टाफ को पहले से ही उस पर पकड़ा है, तो आपको यहाँ पर अलग से कोई D = KS वाली इक्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो केस में डायग्राम बनाते हैं पहले तो एक, फिर समझ में आएगी कहानी। तो क्या हुआ, अगेन हम यहाँ पर अपना इंस्ट्रूमेंट लेकर गए साइट पर। सबसे पहले मैं कौन सा केस बता रही हूँ, लाइन ऑफ साइट वाला केस बता रही हूँ। तो मैम जब आपने इंस्ट्रूमेंट रखा उसको लेवल किया, लेवल करके सबसे पहले बेंचमार्क पे बैक साइड रीडिंग ली। ये जो येलो वाली लाइन है ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन बता रही है। अब इस केस में क्या हुआ,
अब इस केस में क्या हुआ मैम, आपको इस जिस पॉइंट पे RL निकालने को बोला था अपने स्टाफ को, इस तरीके से उसको पकड़ लिया। अब मान लो पकड़ लिया, है बहुत मुश्किल, अब ये मानी जा सकती है चीज़ें, क्योंकि मैंने तो नहीं किया ऐसा कि मैं थीटा पे एग्जैक्टली उसको हेल्ड कर सकूं स्टाफ को, पर मान लिया ऐसा हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने बोला ऐसा केस है तो हम मान लेंगे। तो मैम अगर आपने ऐसा मान लिया तो आप एक काम कीजिए, अगर स्टाफ पहले से ही नॉर्मल हेल्ड किया है, ये सेंटर वाली लाइन, ठीक है, बाकी लाइन्स को अलग कलर से दिखा रही हूँ, ये अपर हेयर और नीचे वाली लाइन लोअर हेयर, ठीक है। क्या मैं बोल सकती हूँ, अगर आपने स्टाफ को नॉर्मल हेल्ड किया है तो सेंटर वाली लाइन का यहाँ से 90 डिग्री का एंगल आएगा। अभी केसेस को समझने पे ध्यान दीजिए। तो लाइन ऑफ साइट अभी यहाँ से 90 डिग्री पर है, यस और नो, यस और नो बताइए। अच्छा अब सुनना ध्यान से, मैम एक काम कीजिए, जहां पर आपने स्टाफ को रखा है, जहां पर आपने स्टाफ को रखा है और जहां वर्टिकल एक्सिस है हमारे इंस्ट्रूमेंट की, जहां वर्टिकल एक्सिस है हमारे इंस्ट्रूमेंट की, इनके बीच का एंगल, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, क्या इसी डिस्टेंस को मैं कैपिटल डी बोलती हूँ, बताइए, क्या इसी डिस्टेंस को मैं कैपिटल डी बोलती हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, है ना, होता है या नहीं? आज बहुत शांति लग रही है चैट सेक्शन में, हाँ। तो ये कैपिटल डी ही तो डिस्टेंस होता है मैम, जहां पर स्टाफ का बेस रखा जाता है वही तो डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आप पिछले केस वाला मान लीजिए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पिछले केस वाला सेंटर लाइन से थीटा आ जाएगा, पर आपने तो पहले ही थीटा पे इंक्लाइन किया है, तो यहाँ पर स्टाफ इंटरसेप्ट क्या ये बोल सकती हूँ कि एस ही रहेगा, क्योंकि आपने पहले इसको थीटा पे पकड़ रखा है। बिल्कुल मैम, ये जो थीटा एंगल बन रहा है, ध्यान से देखना, ये जो थीटा एंगल बन रहा है, अगर मैं सीधी लाइन के साथ मेजर करूँ तो ये वाला एंगल थीटा ही होगा, क्योंकि आपने इसको थीटा पे इंक्लाइन किया होगा। ये भी बिल्कुल सही बात है, आपने इसको थीटा पे इंक्लाइन किया होगा, ये एंगल थीटा बनेगा। अब क्या हुआ, अब मैम अगर आप इसमें इक्वेशन लगाओगे कि L इज इक्वल्स टू के एस प्लस सी, L इज इक्वल्स टू के एस प्लस सी, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो L है, इसमें तो S चेंज ही नहीं होगा, इसमें तो S चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। अब देखो L इज इक्वल्स टू, नहीं इसका फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला आता है, ठीक है, L इज इक्वल्स टू के एस प्लस सी हुआ, कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया, तो मैम ये सेम चीज रहेगी, क्योंकि यहाँ स्टाफ इंटरसेप्ट में थीटा तो लिखना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा ये बात भी क्लियर हो गई। अब मैम हमें डिस्टेंस निकालना होता है दोनों पॉइंट्स के बीच में, जब हम घर पे आके कैलकुलेशन करते हैं, तो डिस्टेंस तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, लेकिन डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक का है, लेकिन इसमें मज़ेदार बात देखो क्या है, जब आप पिछले केस में ट्रायंगल बना रहे थे, इस केस के ट्रायंगल से वो कैसे अलग हो गया, ये मज़ेदार चीज़ यहाँ पर जो हुई है वो ये है कि मैम पिछले केस में देखिए, ये ट्रायंगल जहाँ से बनेगा यहाँ से आएगा और यहाँ से वापस, तो ये जो थीटा वाला ट्रायंगल बना रहे हैं ना, वो तो ये बन गया। तो मतलब इस केस में एक चीज़ में चेंज आने वाला है, वो क्या है, D निकालने के लिए एक तो ये वाला डिस्टेंस, और D निकालने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का D1 डिस्टेंस, और दूसरा ये D2 डिस्टेंस। अब D सीधा नहीं आएगा, अब क्योंकि मैम ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल जो हम पीछे सीधा बना पा रहे थे यहाँ नहीं बनेगा, तो D कैसे निकलेगा, D1 प्लस D2 करके, वो भी देखो कितना आसान है, तो D निकलेगा D1 प्लस D2 करके, है ना। ये D1 मैम इस ट्रायंगल से निकाल लीजिए, D1 तो हमारा L cos थीटा होगा, D1 क्या मेरा L cos थीटा के बराबर होगा, कोई डाउट। ये जो D1 है मैम यहाँ से यहाँ तक का L लेंथ था, तो ये वाला थीटा कंपोनेंट L cos थीटा, ये D2 किसके बराबर होगा, ये D2 किसके बराबर होगा ये कैसे निकालें, ये जो D2 है, कोई आप में से बता सकता है कि इस D2 डिस्टेंस को निकालना है वो किसके बराबर होगा। तो ध्यान से देखना मैंने क्या करना है, आप अगर कोई कैलकुलेशन कर सकता है। मैम आप पिछले केस में ये बोल रहे थे कि जो आप सेंटर वाली रीडिंग पढ़ रहे हो, जो आप सेंटर वाली रीडिंग पढ़ रहे हो, वो वाला ग्राउंड से जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को आप कितना मान रहे थे, स्मॉल h मान रहे थे, मान रही थी कि नहीं, उसको हम स्मॉल h मान रहे थे। अब मैम अगर ये वाला डिस्टेंस, अब देखना मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ ध्यान देना सब लोग, तो मैम अभी स्टाफ को आपने नॉर्मल पकड़ा है ऐसे,
और आपने ये सेंटर वाली जो डिस्टेंस है इसको आपने h माना, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, वर्टिकल वाला डिस्टेंस, बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो मैम अगर वर्टिकल वाला डिस्टेंस देखूंगी तो वो h cos थीटा आएगा, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखूंगी वो h sin थीटा आएगा। आएगा कि नहीं? ये जो चीज बन रही है ना यहाँ पर, ये एक छोटा सा ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल को उठाओ जरा, तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसे बन रहा है जिसमें ये वाली वैल्यू तो h है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला h cos थीटा हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल वाला h sin थीटा हो जाएगा। तो जब स्टाफ को ऐसे पकड़ोगे तो ये चीज डिस्टर्ब हो जाएगी, होगी कि नहीं h sin थीटा? वेरी गुड, आप अच्छा बता रहे हो, अच्छे से ध्यान से देख रहे हो, तभी समझ आएगी चीज। तो मैम अगर ये h sin थीटा आपने बता दी तो d2 भी कितना हो गया, d2 भी मेरा h sin थीटा हो गया। तो मैं यहाँ से d2 की वैल्यू को क्या लिखूंगी, d2 मेरा h sin थीटा के बराबर होगा। तो d1 प्लस तो d1 L cos थीटा होगा और d2 h sin थीटा होगा। तो कैपिटल D मेरा d1 प्लस d2 के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पर कैपिटल D क्या लिख सकती हूँ कि मैम इस केस में कैपिटल D ये वाली वैल्यू d1 L cos थीटा प्लस h sin थीटा होगी। किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो। कैपिटल D L cos थीटा प्लस h sin थीटा के बराबर होगा। और वेरी गुड, L को तो KS प्लस C रखना है, तो L की जगह क्या लिख दिया, KS प्लस C। cos थीटा वैसे ही रहा, h sin थीटा वैसे ही रहा, और इसको लिख देते हैं बॉक्स के अंदर। ये बन गया मेरा D निकालने का फॉर्मूला। तो अब मैंने क्या याद रखा है, अब मुझे ये ध्यान रखना है कि हमारा अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे, डेरिवेशन आपको मेंस के पेपर में पूछ सकते हैं, डेरिवेशन आपको कॉलेज के पेपर में पूछेंगे, और आपके ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेंगे, ये फाइनल रिजल्ट आपको बोलेंगे डी कैसे निकालना है। पिछले केस में s cos थीटा ऐड हुआ था, और जब स्टाफ नॉर्मल होगा तो मैम बाकी सारी चीजें सेम है, लेकिन इसमें h sin थीटा ऐड हो गया। ये दो बातें पूछी जाती है जिसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, जाना ही पड़ गया, अब क्या करना, अब इतनी आवाज आ रही है। तो d इज KS प्लस C cos थीटा प्लस S sin थीटा, समझ गए। अब मैम V का मतलब क्या था, V आपने पहले भी डिनोट किया था, कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस था मैम, ये वाला टोटल डिस्टेंस था, लाइन ऑफ कॉलिमेशन से जो सेंटर वाली लाइन है वहां तक की हाइट। तो अगर V निकालना है तो V किसके बराबर आएगा, V निकालना है तो वो मेरा L sin थीटा के बराबर आएगा। अगर V निकालना है तो वो L sin थीटा के बराबर आएगा। और मैम अगर RL निकालना है, क्योंकि ये केस खत्म तो डिप्रेशन एंगल वाला भी केस खत्म, तो अगर हमें RL निकालना है मैम, B पॉइंट इसको नाम दे देते हैं अगर हम, तो हम क्या लिख सकते हैं, RL एट B इज इक्वल्स टू जो भी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट था यहाँ तक प्लस उसमें V कर देंगे। आप मुझे बताइए माइनस क्या करना होगा। अच्छा, तो RL एट B इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस V माइनस क्या करना होगा, माइनस क्या करना होगा, ये हमारी H वैल्यू है। आप मुझे बताइए माइनस क्या करेंगे, बोलिए। नहीं, दानिश अच्छा नाम है। अच्छा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस V माइनस क्या करेंगे, वेरी गुड, H cos थीटा, माइनस क्या करेंगे, H cos थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, RL एट B इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस V माइनस H cos थीटा। ये आ जाएगा RL निकालने के लिए फॉर्मूला। समझ में आ गया? अरे चलवा नहीं है तो समझ में आ गया। D कैसे निकालना है, V कैसे निकालना है, L इज इक्वल्स टू KS प्लस C। बोलिए, तो सिंपल था ना, अगर ध्यान लगा के सुना तो क्लियर हो गया होगा। अब क्या इसी केस को अगर मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन बना दूंगी तो फॉर्मूला में कोई चेंज आएगा, इतना आंसर कर दो। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन की बजाय मैं इसी को एंगल ऑफ डिप्रेशन का केस बना दूं
तो इसी फॉर्मूला में कोई चेंज आएगा? कोई केस नहीं आए चेंज आएगा। लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंड डाउनवर्ड हो जाएगा बट स्टाफ इज हेल्ड नॉर्मल। तो सेम केस है कि आपका स्टाफ इज हेल्ड नॉर्मल, बस आप क्या देख रहे हो इस केस में, मैम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की जगह अब जो केस है वो कुछ इस तरीके से है कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की जगह आप डाउनवर्ड देख रहे हो, लेकिन आपने स्टाफ को नॉर्मल हेल्ड किया है। तो क्या है, उसी केस में सारे फॉर्मूला सेम है। यहाँ इंस्ट्रूमेंट था, हॉरिजॉन्टल जो लाइन जाएगी वो कौन सी है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d, लेकिन ध्यान रहे मैम d का मतलब है जहां पर स्टाफ का बेस है, d का मतलब है जहां पर भी स्टाफ का बॉटम है या फिर बेस टच हो रहा है, तो वो d डिस्टेंस हो गया। मैम यहाँ पर स्टाफ इंटरसेप्ट क्या होता है, ये वाला s, क्योंकि पहले ही हमने स्टाफ को थीटा एंगल पर पकड़ा हुआ है, तो इसका मतलब हम यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, L = KS + C लिख सकते हैं। बस हमें जब कैपिटल D निकालना होगा तो कैपिटल D निकालने के लिए क्या देखना है, कैपिटल D निकालने के लिए मैम अब ये सेंटर वाली लाइन जो है ट्राइंगल देखना है आपको। ये ट्राइंगल देखिए, ये ट्राइंगल देखिए, बताओ मैम ये वाला ट्राइंगल देखना है। अब जब मैं इस ट्राइंगल से देखूंगी तो मेरा कैपिटल D बताओ जरा किसके बराबर आ रहा है, तो मैम D जो है वो तो यहीं तक है, पिछले से देखो क्या चेंज हुआ मैम, इसका बेस तो इधर पड़ा हुआ है, आगे वाली चीज तो हमारी यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा है, आगे वाला जो डिस्टेंस है वो तो हमारा एक्स्ट्रा है। तो इस केस में कैपिटल D का फॉर्मूला किसके बराबर होगा, कैपिटल D का फॉर्मूला मैम यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू, क्योंकि ये वाला L था ना, ये ट्राइंगल देखिए अब ये वाला ट्राइंगल, तो मैम ये L cos थीटा है पूरा का पूरा, तो D किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल D = L cos थीटा, ये पूरा माइनस क्या करेंगे इसमें H sin थीटा, माइनस क्या करेंगे H sin थीटा, वो कहाँ से आया, ये H वैल्यू थी, अगर हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालें तो वर्टिकल आता है H cos थीटा और हॉरिजॉन्टल निकालें वो कितना आता है H sin थीटा, तो D किसके बराबर आ गया, -H sin थीटा। चेंज क्या हुआ, सिर्फ मैम यहाँ पर D में माइनस हुआ। वर्टिकल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे मैम, V तो सेम ही रहेगा, तो V = L sin थीटा के बराबर, V की जगह भी वैल्यू पुट कर दो L की, L क्या है KS + C है, तो यहाँ भी आंसर आ जाएगा। बोलिए RL के फॉर्मूला में आएगा H cos थीटा माइनस होगा, हाँ तो माइनस लिखा ना, कैपिटल D इज अच्छा H sin थीटा ही आएगा, पीछे वाले फॉर्मूला में बोल रहे हो क्या, हाँ cos थीटा ही होगा, H cos थीटा, यहाँ H sin थीटा होगा। कोई डाउट है किसी को, पिछले वाले केस को ऑपोजिट कर लेना, पहले हम एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे थे, इस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन देख लेना, बाकी सब सही है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी मैम सेम चीज़ है। अगर आप यहाँ RL का फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि RL एट E किसके बराबर होगा, पहले आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालो, मतलब मैम इस लाइन तक आइए, इस लाइन तक आने के बाद आपको पता है सेंटर से लेकर इस लाइन तक का डिस्टेंस V होता है, -V कर दो, उसके बाद ये वाली डिस्टेंस कितना हो जाएगा, H cos थीटा हो जाएगा। ये पता कब समझ में आएगा, एक बार जब सॉल्व करोगे, और मैं पेपर से पहले एक बार क्या करना है, सॉल्व करना है, और दोनों के फॉर्मूलाज याद रखने हैं भाई, ये वाले, ये D निकालने वाला फॉर्मूला है जो पेपर में पूछा जा सकता है, तो आपको RL निकालना होगा ना अगर गणेश, तो आपको ये सारी चीज़ें दी होंगी, RL एट बेंचमार्क, बैक साइड कितना है, कैपिटल V को क्या लिखा होगा, लाइन ऑफ कॉलिमेशन से सेंटर वाला जो लाइन ऑफ साइट है वहां तक की हाइट, वर्टिकल हाइट कितनी है, और H की वैल्यू क्या है मैम, रीडिंग है, सेंटर वाले की बेस से लेकर यहाँ तक की रीडिंग, और थीटा तो आपको पता है थीटा इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस केस में थीटा इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि टेंशन ना लीजिए, क्योंकि इतना बड़ा न्यूमेरिकल आपके प्री में नहीं आएगा, और अगर आता है आपको मेंस में या कॉलेज एग्जाम में तो आप इस क्वेश्चन में समझ गए हो क्या कि स्मॉल h क्या है मैम, ग्राउंड से लेकर जहां पर स्टाफ पे सेंटर हेयर वाली रीडिंग आ रही थी वो h है ना, V क्या है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन से सेंटर वाले हेयर तक का डिस्टेंस है, तो आपको ये V क्या है, H क्या है, S स्टाफ इंटरसेप्ट है, D इनके बीच का डिस्टेंस है, क्या ये समझ में आ गया है यहाँ पर,
क्या ये समझ में आ गया है? बोलिए। हाँ, क्या ये समझ में आ गया है? तो अब देखिए, पेपर के लिए ये वाली चीज में इतना ही पढ़ना है। ये 4 केस कंप्लीट हो गए। ये जो हमने 4 केस कंप्लीट किए, जो हमने ये 4 लिखे थे स्टार्टिंग में, कौन कौन से केस थे? लाइन ऑफ साइट हमारी सबसे पहला केस था मैम। इन दोनों में फॉर्मूला सब कुछ सेम था। जब हम डी निकाल रहे थे तो हमें पता है के एस डैश प्लस सी आ रहा था। पेपर के लिए ये याद रखना है। एस की जगह क्या था मैम? एस कॉस थीटा था। एस की जगह क्या था? एस की जगह क्या था? एस की जगह एस डैश क्या था? एस कॉस थीटा था। ये याद रखना है, ठीक है। डी किसके बराबर था? एल कॉस थीटा के बराबर था इन दोनों केसेस में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। अगले 2 केसेस में क्या याद रखना है मैम? इसमें एल जो है वो के एस प्लस सी है, चेंज नहीं हो रहा। डी जो है किसके बराबर है मैम? डी एल कॉस थीटा के बराबर है। एक में प्लस हो जा रहा है एच साइन थीटा जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आ रहा है। मैं वो चीज लिख रही हूँ जो पेपर में ऑब्जेक्टिव में आती है। और डी मैम दूसरे केस में एल कॉस थीटा माइनस एच साइन थीटा हो जा रहा है। क्यों माइनस हो रहा है समझा दिया। सीधा फॉर्मूला लिखती तो आप लोग घूम जाते, फिर मैम ने पता नहीं क्या लिख दिया। तो ये कब होता? जब एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है। बात ही खत्म हो गई सारी। यहाँ पर एल की जगह यहाँ पुट करो, एल की जगह यहाँ पर एस कॉस थीटा पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बस ये लिख लीजिए, ठीक है। ये मैंने पढ़ा नहीं, ऊपर चला गया। ये क्या लिखा था आपने? लव कुमार, मैंने भी देखना है क्या वाह चल रही है आपकी। अब अगला देखिए, नेक्स्ट क्या आता है मैम? मूवेबल हेयर मेथड। अब आपको समझाती हूँ कि हमारा ये जो मूवेबल हेयर मेथड है ये क्या बोलते हैं। मूवेबल हेयर मेथड में 2-3 चीजें मुझे पहले ही पता है। क्या पता है? देखो, सबसे पहले इन दिस स्टाफ इंटरसेप्ट इज कांस्टेंट, मैंने पिछली क्लास में समझा दिया। मूवेबल हेयर में एस जो होगा वो कांस्टेंट होगा। स्टेडिया एंगल आई की वैल्यू चेंज होगी विद स्टाफ पोजीशन। इस केस में क्या होता है? इन दिस डायफ्राम असेंबली कैन मेजर द स्टेडिया इंटरवल। मतलब कि अब मुझे क्या करना है? स्टेडिया इंटरवल वेरी करवाना है। स्टेडिया इंटरवल को वेरी जो आप करवाओगे या इसका जो चेंज देखोगे, स्टेडिया हेयर को मूव करवाना है। जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है सच में। तो ये स्लाइडिंग बार मैम हेयर को कैसे मूव करवाते हैं? इन हेयर को मूव करवाने के लिए एक स्लाइडिंग बार लगी होती है, या फिर हम बोल सकते हैं एक साथ में एक माइक्रोमीटर लगा होता है। माइक्रोमीटर नहीं तो मैं समझा देती हूँ एक सिंपल भाषा में कि होता क्या है। तो एक माइक्रोमीटर है जिसकी हेल्प से मैं क्या करवा सकती हूँ मैम? इन हेयर को चेंज करा सकती हूँ, ऊपर नीचे, मतलब इनका डिस्टेंस को वेरी करवा सकती हूँ। पर मैंने स्टाफ वाली पोजीशन को क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है। अब मान लीजिए ये वाली चीज की मुझे जरूरत वहां भी पड़ सकती है। जब मैं क्या करूं? ये जरूरत मुझे तब पड़ सकती है, मान लीजिए मुझे यहाँ रीडिंग लेनी थी, लेकिन ये पॉइंट इतना दूर है कि स्टाफ की रीडिंग में पढ़ ही नहीं पा रही। ध्यान से सुनना प्रिया कुमारी, शायद आपने पूछा था कि इस मेथड को मैं कहाँ यूज करूं। तो मान लीजिए मैं स्टाफ लेकर यहाँ पर खड़ी हूँ, मुझे चाहिए इस पॉइंट का आरएल, लेकिन जहां का आरएल चाहिए वहां पर मैं स्टाफ की रीडिंग को पढ़ ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर है। तो मैं इस केस में इस मेथड को कैसे यूज कर सकती हूँ? मैंने 2 चीजें, मतलब 2 कुछ ऐसी चीज यहाँ पर फिक्स कर ली है। एक फिक्स रीडिंग पे, एक 3 मीटर पे है, मान लो ये 2 मीटर पे है, तो मैंने एस की वैल्यू को क्या कर दिया है मैम? एस की वैल्यू को कांस्टेंट कर दिया है। तो अब अगर आप यहाँ रीडिंग लेना चाहते हो मैम, आप दूर डिस्टेंस में यहाँ पर आरएल निकालना चाहते हो, तो अब आपको रीडिंग तो दिख नहीं रही है, लेकिन मुझे पता है कि स्टाफ इंटरसेप्ट तो मैम इस केस में 1 मीटर ही रहने वाला है। तो आप चाहे मैम यहाँ स्टाफ रख दो, अभी भी मुझे पता है स्टाफ इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर है। तो इस केस में मैं क्या करूंगी? स्टेडिया एंगल को चेंज कराऊंगी, अल्फा को चेंज कराऊंगी। यहाँ अल्फा कुछ और आएगा, यहाँ आगे अल्फा कुछ और आएगा। समझ गए? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? कब चेंज करेंगे मैम? जब रीडिंग नहीं दिख रही दूर वाले पॉइंट की, तो एस की वैल्यू पता है पहले से कि 1 मीटर है, तो मैं अलग अलग जगह पर स्टाफ को रख सकती हूँ और इस मेथड को वहां पर यूज कर सकती हूँ। पर इसको बहुत कम यूज किया जाता है क्योंकि आई को बार बार वेरी करवाना हमारे लिए मुश्किल है। अब इसमें हमारे लिए तो मुश्किल है, पेपर के लिए देखते हैं क्या आता है। पेपर में यह आता है
कि अगर आप मूवेबल हेयर मेथड यूज करते हो तो बताओ टेक्योमेट्रिक इक्वेशन क्या बनती है। तो अगर आप मूवेबल हेयर मेथड यूज करोगे तो हमारी टेक्योमेट्रिक इक्वेशन सेम है, D इज इक्वल्स टू KS प्लस C। K क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया प्रियांश? अच्छा सुनना, अगर कंफ्यूजन है तो सुनना, फिर से सुन लीजिए। आप यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लेकर खड़े हो, ये डिस्टेंस यहाँ पर मैंने बोला पहला मुझे निकालना है डिस्टेंस इस पॉइंट का, दूसरा डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का, ठीक है। सुनना, क्या आपको इतना दूर खड़े होकर ये पॉसिबिलिटी है कि मैं रीडिंग्स नहीं देख पा रही आगे कितनी है? अगर पॉइंट दोनों बहुत ज़्यादा दूर हैं तो मैम हो सकता है इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ के बीच इतनी दूरी है कि स्टाफ की छोटी छोटी रीडिंग्स नहीं पढ़ी जा रही। प्रियांश आंसर करना, हो सकता है? तो अगर रीडिंग नहीं पढ़ी जा रही और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस दूर है स्टाफ, तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर 2 रीडिंग्स पर कुछ ऐसा चीज़ लगा देती हूँ जो मुझे दूर से भी चमकती हुई दिख जाए। कोई ऐसा कलर का कुछ फिक्स सपोर्ट जैसा कुछ लगा देती हूँ, यहाँ पर स्लाइडिंग बार लगा देती हूँ, वो लगा दिया। तो अगर मैं बोलूँ ये 3 मीटर पे और 2 मीटर पे लगा दिया, क्या मुझे स्टाफ इंटरसेप्ट पता है कि 1 मीटर रहेगा? प्रियांश, है ना? यहाँ पर भी मैम इसका मतलब ये भी 3 मीटर, ये 2 मीटर, स्टाफ इंटरसेप्ट 1 मीटर रहेगा। तो इस केस में मैम एस तो हमें पहले ही पता है, तो जब हम KS प्लस C लगाना चाहते हैं तो हमारा ये वाला KS प्लस C में S की वैल्यू तो पहले से ही पता होगी। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, अब मुझे सिर्फ I की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कितनी होगी। अब क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया। तो इस केस में रीडिंग पढ़ी नहीं जा रही थी दूर की, तो S की वैल्यू जो है उसको हमने कांस्टेंट कर दिया और अब हम करेंगे I को वेरी, अब हम करेंगे I को वेरी, है ना? समझ गए प्रियांश, आपको क्लियर है? तो इस केस में क्या होता है, D इज इक्वल्स टू KS प्लस C इक्वेशन में K मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, आपने पढ़ा था K की वैल्यू F अपॉन I करके निकाल लेते हैं, C की वैल्यू को F प्लस D करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ एक छोटा सा चेंज आ गया, F अपॉन I इंटू S प्लस C जो था ये इक्वेशन, C की वैल्यू F प्लस D, ये कब पढ़ा था? जब फिक्स्ड हेयर मेथड था, ये तब पढ़ा था जब फिक्स्ड हेयर मेथड था। मूवेबल हेयर मेथड में I की वैल्यू वेरी हो जाती है और I की वैल्यू M इंटू P के बराबर लेते हैं। तो इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ मुझे क्या चेंज करना है, I की वैल्यू, I की जगह मुझे क्या पुट करना है, D इज इक्वल्स टू मैम KS प्लस C था, K को आपने F अपॉन I इंटू S प्लस F प्लस D लिखा था, I की जगह F अपॉन I की जगह M इंटू P लिख दिया, इंटू S प्लस F प्लस D ही रहने दिया, और इस M इंटू P को, ये जो F बाई P है, ये जो रेशो F बाई P है, इसको मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, K बोल दिया। तो अगर इस केस में K पूछेगा तो वो F बाई P होगा। तो मैम इसका मतलब इस केस में इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ से बना रहे हैं देखो, F बाई P को K लिख दिया, तो मैम D इज इक्वल्स टू K बाय M इंटू S प्लस C। समझ आई इक्वेशन कैसे आई? F अपॉन I S प्लस C वैसे ही था, I की जगह M इंटू P आया, M इंटू P में आपने F बाई P को अलग कर दिया, K लिख दिया, M को डिनोमिनेटर में वैसे ही रहने दिया, S वैसे ही आया, C वैसे ही आया। अब ये M और P क्या होता है, M और P क्या होता है, ठीक है। अच्छा अब बातें मत करिए, पहले यहाँ ध्यान दीजिए, बातें आप बाद में कर लेना, आपके पास रात में टाइम है, इसके बाद अच्छा खासा टाइम है, आराम से गप्पे मारिए एक दूसरे से और जानिए एक दूसरे के बारे में, है ना। तो I जो है वो स्टेडिया इंटरवल है जो कि वो वेरिएबल है और मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर स्क्रू। बोल रहे हैं P यहाँ पर पिच ऑफ द स्क्रू है और M इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। अगर मैं एक स्क्रू बनाती हूँ, ये वाला स्क्रू तो सबने देखा होगा, तो इसमें मेरी डायग्राम इतना अच्छा नहीं बनेगा, पर मैं कोशिश करूँगी जो मैं समझाना चाहती हूँ वो वाली चीज़ जो है वो मैं समझा दूँ। स्क्रू देखे हैं ऐसे आपने, ऐसे वाले स्क्रू देखे हैं, बताओ। बोलेंगे मैम ऐसा तो नहीं देखा, पर हाँ समझ गए कि क्या बोलना चाह रहे हो। ऐसे वाले स्क्रू देखे हैं जिसमें नीचे चूड़ियाँ बनी होती हैं ऐसे करके, और ऐसे घुमाते हैं तो वो टाइट हो जाता है और फिर वो लूज हो जाता है, ऐसे वाला स्क्रू देखा है क्या? बोलो, स्टील में तो पढ़ते भी हैं हम लोग इसके बारे में, है ना। तो ये देखा है ना सबने। तो अब देखो क्या बोला है, P इज द पिच ऑफ स्क्रू,
ये जो दो है ना, ये जो दो, ये आपको ग्रेजुएशन दिख रही है, इनके बीच का जो गैप है उसको मैंने बोल दिया पिच। इसको क्या बोल दिया? पिच ऑफ द स्क्रू। ठीक है। और एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, कितनी बार घुमाया। पिच का मतलब इन दो के बीच का गैप कितना था। पी का मतलब दो, जो ये आपको यहाँ पर ये दो, ये वाली और ये वाली, ये जो दो आपको यहाँ पर मार्किंग दिख रही है, इनके बीच का गैप। जब मैं स्टेडिया हेयर को मूव करवाऊंगी तो मैं उस स्क्रू को घुमाऊंगी। जब स्क्रू का एक चक्कर पूरा हुआ तो एक चक्कर पूरा होना मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितनी हो गई? 1 हो गई। एक चक्कर पूरा होना, एक रेवोल्यूशन, और एक रेवोल्यूशन हुई तो मैम मतलब टाइट हो जाएगा, एक पार्ट अंदर चला जाएगा उसके, तो एक पार्ट जो अंदर गया वो उसकी डिस्टेंस कितना था? पिच के बराबर। तो m इंटू पी का मतलब समझ में आ गया? बोलो, m इंटू पी का मतलब समझ में आ गया? हाँ, सेम टू सेम नहीं देखा तो मैंने पहले बोल दिया, ऐसा तो आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, पर ठीक है, आप समझ गए ना। मेरा मेन काम है कि यहाँ पर आपको समझाना। पता नहीं मेरे से नहीं बनेगा, मैं ट्राई भी नहीं करूँगी। तो ऐसा स्क्रू होता है, समझ आ गया? पिच का मतलब क्या है मैम? अगर ये स्क्रू है, आपने एक पूरा चक्कर घुमा दिया तो एक हो गई पिच, दूसरा घुमा दिया मतलब सॉरी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, वो m हो गया। पिच का मतलब वो कितना दूसरे पार्ट में अंदर जाता जा रहा है। तो यहाँ से हमने क्या देखा? हमारा आई की जगह हमने m इंटू पी से रिप्लेस कर दिया। एम पी क्या होता है वो मैंने समझा दिया। तो अब मैं जितने भी फॉर्मूला से RL वगैरह निकालने के अभी मैंने पढ़े, अगर वो बोलता है कि वो मूवेबल हेयर मेथड यूज़ कर रहा है, हर जगह पर मैं क्या कर सकती हूँ मैम? आप हर जगह पर k को k/m से रिप्लेस कर दीजिए और बाकी सब सेम रहेगा। और आपको पता है k इस केस में f/p होता है, k इस केस में f/p होता है। समझ गए? लास्ट मेथड, उसके बाद ब्रेक ही मिलेगी, उसके बाद ब्रेक ही मिलेगी। लास्ट मेथड है टेंजेंशियल मेथड ऑफ टेक्योमेट्री। जो तीसरा मेथड है वो हमारा टेंजेंशियल मेथड ऑफ टेक्योमेट्री है। टेंजेंशियल मेथड ऑफ टेक्योमेट्री को हम कब प्रोवाइड करते हैं? व्हेन डायफ्राम इज नॉट प्रोवाइडेड। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी बात, सबसे ज़रूरी बात, जब डायफ्राम इज नॉट प्रोवाइडेड विथ स्टेडिया हेयर, स्टेडिया हेयर के साथ डायफ्राम ही नहीं दिया है तो इसका मतलब खाली है, बस आप देख रहे हो सामने। और स्टेडिया हेयर के मतलब व्हेन डायफ्राम इज नॉट प्रोवाइडेड विथ स्टेडिया हेयर मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट इज मोर। इस केस में भी क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। तो इसमें क्या करते हैं? लेवलिंग स्टाफ इज फिटेड विद जनरली 2 टारगेट्स। इस केस में भूल जाइए कि आपके डायफ्राम में स्टेडिया हेयर जो होते थे ना, ये दिए ही नहीं है, स्टेडिया हेयर है ही नहीं। ये लास्ट टॉपिक है, फिर ब्रेक मिलेगी। ठीक है। तो अपर हेयर और लोअर हेयर मैम है ही नहीं डायफ्राम में। स्टेडिया हेयर आपने प्रोवाइड, डायफ्राम इज नॉट प्रोवाइडेड विद स्टेडिया हेयर। ये इसके लिए याद रखना, अगर स्टेडिया हेयर नहीं प्रोवाइड किए कौन सा मेथड यूज करोगे? टेंजेंशियल मेथड। और इस मेथड को हम तब यूज करते हैं जब 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पर मुझे RL निकालना है। अब इसकी कहानी सुनना कि इसमें हम क्या करते हैं। अब इसकी कहानी सुनना कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक डायग्राम बना देती हूँ, वहीं से समझ जाओगे। इसमें मान लेते हैं हम लोग सबसे पहले कि बोथ द एंगल ऑफ एलिवेशन। इसमें पहला केस है बोथ एंगल आर एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो कई टॉपिक्स होते हैं ऐसे जिनको पढ़ते हुए शायद आप लोगों को नींद आती हो, लेकिन पेपर में तो आएंगे तो हमें तो पढ़ने पड़ेंगे। अगर अभी नींद का सोच लिया तो फिर पेपर में याद आएगा, अरे यार उस टाइम पे तो नींद आ रही थी लेकिन पेपर में आ गया सवाल, अब क्या करें। उस टाइम पे सुन लिया होता तो अच्छा से अभी सवाल बन जाता हमारा, है ना। तब याद करोगे फिर आप ये चीज़ें। अच्छा देखो क्या किया मैम, इसमें स्टेडिया हेयर हमने दिया ही नहीं। इसमें हमने पहली बात स्टेडिया हेयर दिया ही नहीं। क्या करना है? जब 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, मैंने सामने एक स्टाफ रखा। मैंने जैसे मूवेबल हेयर मेथड में क्या बोल रही थी मैम, एक काम कीजिए, इसमें आप 2 मार्किंग कर दीजिए जो आपको दूर से दिख जाए। आपको पता है दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। आपने 2 मार्किंग की है, कोई रीडिंग नहीं पढ़ रहे हो, कोई रीडिंग नहीं पढ़ रहे हो। स्टाफ की कोई 2 मार्किंग है, बस आपको दूर से चमकती हुई दिखा रही है, एक वाली मार्किंग और ये नीचे वाली मार्किंग। अच्छा अब सुनना मैंने क्या करना है मैम, इसमें तो स्टेडिया हेयर ही नहीं है,
अब देखिए क्या किया आपका, क्योंकि ये एक थियोडोलाइट ही था, क्या ये एंगल मेजर कर सकता है? क्योंकि ये थियोडोलाइट ही था, क्या ये एंगल मेजर कर सकता है? बिल्कुल मेजर कर सकता है। तो मैम अगर इसमें आप लाइन ऑफ कॉलिमेशन दिखाएंगे वो तो सीधी बन जाएगी। अगर लाइन ऑफ कॉलिमेशन की बजाय, सुनना, ये 2 पॉइंट्स है, मान लो इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, दूर से क्या दिखाई दे रहा है? चमकता हुआ ए और बी। तो सबसे पहले मैंने अपने थियोडोलाइट से ए के लिए एक एंगल निकाल लिया, ए के लिए एंगल निकाल लिया, इंक्लिनेशन एंगल θ1, ठीक है। फिर मैंने क्या किया अपने थियोडोलाइट से, क्योंकि इसमें स्टेडिया हेयर नहीं है, इसको टिल्ट किया और मैंने इसके लिए बी के लिए एक एंगल निकाल लिया, उस एंगल को बोल दिया θ2। तो यहाँ पर जो θ1 है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, θ1 इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, किसके लिए? 4 पॉइंट ए, ठीक है। और θ2 भी क्या है मैम? θ2 भी हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ही है, लेकिन बी के लिए। तो इसमें मुझे क्या करना था मैम? हमें 2 एंगल देखने पड़े, क्योंकि इसमें डायफ्राम नहीं लगा था। समझ में आया? बोलो। तो इसमें क्या किया मैम? डायफ्राम नहीं लगा था, आपके पास एक थियोडोलाइट था, सामने दूर एक स्टाफ रखा हुआ था, आपने पहले एक जो चमकती हुई चीज़ थी उसका रीडिंग लिया, फिर उसके बाद नीचे वाले का रीडिंग लिया। रीडिंग मतलब एंगल, θ1 और θ2 इन दोनों को मेज़र कर लिया। हमें पता है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को स्टाफ इंटरसेप्ट बोलते हैं। ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो स्टाफ इंटरसेप्ट होगा। और ये मान लेते हैं कि बी से लेकर, कुछ भी मान लो, मतलब आप बी से लेकर यहाँ तक का लाइन ऑफ कॉलिमेशन का डिस्टेंस वी मान लिया। अब देखो क्या मैं अब थोड़ा सा मतलब क्या करूँगी मैम? आप यहाँ पर थोड़ा साइन थीटा कॉस थीटा लगाओ तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम इजीली। अभी भी हम लोग इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्या करना है देखो मैम, हमने क्या किया, पहले आप θ1 वाला ट्राइंगल लो, ये मान लिया मैंने ए पॉइंट, ये मान लिया मैंने, अच्छा ए तो यहाँ पर था तो इसको हम पी मान लेते हैं, ये हमारा पी है। तो मैम पी मान लो, ए मान लो। अब ट्राइंगल कौन सा देखना है? θ1 वाला, तो इस वाली लाइन को मैंने यहाँ पर क्यू मान लिया। तो अगर मैम हम ट्राइंगल देखें, ट्राइंगल पी की तरफ, ए की तरफ और क्यू की तरफ, क्या मैं लिख सकती हूँ कि टेंजेंट θ1 किसके बराबर है? v प्लस एस परपेंडिकुलर अपॉन, मैम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? d हो गया। और दूसरी चीज़ मैम आप टेंजेंट θ2 निकाल लो, टेंजेंट θ2 किसके बराबर होगा मैम? ये v वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हमारा d हो जाएगा। तो ये जो तो आपने 2 फॉर्मूलाज लिखे हैं, ये सिर्फ प्रोसीजर समझा रही हूँ। क्या मेरे को θ1 पता होगा अगर मेरे पास टेक्योमीटर है? हाँ, यही तो हम मेजर कर रहे हैं, वर्टिकल एंगल, यही वर्टिकल एंगल तो मेजर कर रहे हैं। क्या मुझे स्टाफ इंटरसेप्ट की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है। क्या मैं v की वैल्यू निकाल सकती हूँ? अरे हाँ, निकाल सकते हैं। v किसके बराबर होगा? अगर मैम यहाँ से लेकर यहाँ तक, चलो v को भी निकालते हैं। थीटा की वैल्यू मुझे पता है, बिल्कुल पता है। मैम d की वैल्यू हमें निकालनी है, तो मैम यहाँ से एक काम करो, v को आप d इंटू टेन θ2 लिख दो, v से आप d टेन थीटा लिख दो, और मैम इस v को इधर पुट कर दो, इस v को आप यहाँ पर d टेन θ2 पुट कर दो। तो अगर आप इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2, ये नहीं आपको आएगी पेपर में, तो मैं आपको बस एक ही मेथड बता रही हूँ, इक्वेशन 1 में पुट करते हो तो क्या आपके पास एक ऐसी इक्वेशन बन गई कि टेंजेंट θ1 v की जगह आएगा d टेन θ2 प्लस s अपॉन d। इस पूरी इक्वेशन में क्या सिर्फ d की वैल्यू है जो अननोन है? बोलिए। मैं इसका कोई फाइनल फॉर्मूला नहीं बना रही हूँ, क्योंकि सारा मैथ्स है, सारा मैथ सॉल्व करके आसानी से आ जाएगा। तो इसमें मैम एक ही वैल्यू अननोन है, थीटा पता है, डी नहीं पता, और θ2 पता है, एस की वैल्यू पता है, हमें आराम से डी की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर इक्वेशन को थोड़ा सा, सारी वैल्यू अगर आपने दे दी तो डी वाली साइड एक तरफ ले जाओ और बाकी एक तरफ रख दो, और आसानी से आंसर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? बोलिए, आ जाएगा ना? तो ये जो मेथड है हमारा, इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल मेथड ऑफ टेक्योमेट्री। आपको एग्जाम के लिए याद रखना है कि आप इसको कब यूज करते हो? जब आपने स्टेडिया डायफ्राम हटा दिया है,
जिन दो पॉइंट्स के बीच आपको, जिस पॉइंट पे आपको आरएल निकालना है, जहां आपने सामने स्टाफ को रखा है मैम, वो पॉइंट इतना दूर है कि रीडिंग नहीं पढ़ पाएंगे। तो कोई दो चीज़ें जिसको हमने प्रॉपर नाम क्या लिखा है यहाँ पर, वर्टिकल एंगल ऑफ वेन्स आर ऑब्जर्व्ड। तो वेन्स हमने मतलब, या फिर हम बोलेंगे दो टारगेट अटैच कर दिए। लेवलिंग स्टाफ इज फिटेड विद टू टारगेट, एक टारगेट ऊपर एक टारगेट नीचे। जब हम यहाँ से एंगल की तरफ देखेंगे तो एक एंगल ये बनेगा और एक इसकी तरफ देखेंगे, तो ये हमने दो टारगेट जो है वो स्टाफ के ऊपर अरेंज कर दिए हैं। समझ गए? तो जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन है मैम, वैसे ही एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हो सकता है। जैसे ही एंगल ऑफ एलिवेशन है वैसे ही एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हो सकता है। तो ये चीज़ें सारी मैथ्स से सॉल्व हो जाएंगी। समझ गए? कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है अभी इस केस में तो पूछो। कोई डाउट किसी को? अब देखिए, ये हो गया हमारा पूरा टेक्योमीटर कंप्लीट। फास्ट रिवीजन बिल्कुल करवाती हूँ। टेक्योमीटर कंप्लीट। ज़रा मुझे एक दो क्वेश्चन के आंसर बता देंगे आप? एक दो क्वेश्चन के आंसर बता देंगे तो फिर हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। और मैंने आपको अभी एक छोटा सा पॉइंट जो पहले स्किप हो गया था, डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है, वो समझाना है बस। ठीक है, चलिए इसका आंसर कीजिए। एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। अगर फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास इज 35 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ग्लास टू ट्रूनियन नहीं होगा, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट ग्लास टू वर्टिकल एक्सिस, ऑब्जेक्ट ग्लास से वर्टिकल एक्सिस का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। इसको करेक्ट कर लेना, 25 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर बताना है। ट्रूनियन की जगह क्या कर देंगे, वर्टिकल एक्सिस। चलिए अब इसका आंसर बताएंगे मुझे कितना होगा। ओवरव्यू करवा देती हूँ जल्दी से, आप इसका आंसर देखिए क्या आने वाला है। ओवरव्यू बता देती हूँ। आंसर इज ऑप्शन सी। तो मैम यहाँ पर क्या करना था, एडिटिव कांस्टेंट c किसके बराबर होता है, f प्लस डी के बराबर होता है। तो c की वैल्यू मैम किसके बराबर कर दो, f प्लस डी के बराबर। तो फोकल लेंथ कितना होता है, 35 सेंटीमीटर। जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पर, 25 सेंटीमीटर। तो 35 प्लस ये तो हो गया हमारा 60 सेंटीमीटर। आंसर उसने पूछा है मीटर में, तो 0.6 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। कोई डाउट किसी को इसमें? कोई डाउट किसी को इसमें? जैसे ऐसा सवाल आएगा, एडिटिव कांस्टेंट ऑफ द थियोडोलाइट अभी अभी निकाला, c क्या होता है, f प्लस डी। k किसके बराबर होता है, f अपॉन आई के बराबर। तो इसने कौन सा पूछा है, एडिटिव कांस्टेंट। एडिटिव कांस्टेंट के लिए आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी, c इज f प्लस डी, है ना, ये बन जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ एंड द इंस्ट्रूमेंट, रीडिंग्स 1.4 और 2.9 है, which correspond to lower and upper horizontal of the crosshair. The lens of the telescope of the tachyometer is an elliptic lens. तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसी टाइप के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे बता दीजिए कि इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट, स्टाफ और इंस्ट्रूमेंट के बीच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा। तो मैम डी निकालना है, डी मेरा KS प्लस सी होगा। अगर किसी क्वेश्चन में ये नहीं भी लिखा है, इफ इट इज नॉट गिवन, और आपको पता है कि ये क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएगा अगर मैं इसको मानूं, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए एज्यूम कर लेना। मान लो कोई सवाल आता है लेकिन उसमें k को निकालने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है f और i, वो गिवन नहीं है। क्या नहीं दिया है, f और i। तो आपने क्या एज्यूम करना है कि एनालिटिक लेंस यूज हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा मैम, d इज इक्वल्स टू k को आप 100 लिख लीजिए और s की वैल्यू आपकी 2.9 मीटर माइनस 1.4 मीटर होगी। तो आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, डी की वैल्यू 150, डी की वैल्यू 150 मीटर, ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़ सुन लीजिए, बस लास्ट चीज़ जो मैं आपको बोल रही थी कि मैंने आपसे, ये चेंज तो नहीं हो गया, नहीं ठीक है, मैंने आपसे एक डिफ्लेक्शन एंगल की बात जो है वो जो स्किप हो गई है मैं आपको समझा देती हूँ। वैसे मैं आपको कर्व्स वाले चैप्टर में भी क्लियर करवा दूंगी, डिफ्लेक्शन एंगल वाली चीज़ कर्व्स वाले चैप्टर में भी समझा दूंगी।
डिफ्लेक्शन एंगल होता क्या है ये समझ लो, तब पेपर में निकालने को आएगा तो आप निकाल पाओगे, पेपर में निकालने को आएगा फिर निकाल पाओगे। मैम अगर ये पॉइंट ए है, अगर ये पॉइंट बी है, यहाँ पर एक एंगल कितना बन रहा था, थीटा। जितना एंगल मैम थीटा यहाँ बनेगा उतना ही थीटा यहाँ पर भी बनना था। लेकिन मान लो जब आप ट्रेवर्सिंग कर रहे हो, क्योंकि आप सब ट्रेवर्सिंग का मतलब समझते हो, तो आपकी जो नेक्स्ट लाइन है ना मैम, सी स्टेशन इधर है, तो मुझे बताओ जब पिछली लाइन को मैं एक्सटेंड कर देती हूँ, यहाँ पर प्रीवियस लाइन ये है ना, प्रीवियस लाइन ये है और डायरेक्शन ये दिखाई है, और मैम नेक्स्ट लाइन ये है और ये मैंने यहाँ पर डायरेक्शन दिखाई है, तो मैं पिछली लाइन को अगर आप आगे बढ़ा दो, तो पिछली लाइन को अगर आगे बढ़ा दूं तो अगली लाइन, नेक्स्ट लाइन में कितना, अगली लाइन कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुई है, इस एंगल को क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल। इस एंगल को क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल। इसकी कुछ प्रॉब्लम मैं आपको कर्व वाले चैप्टर में समझा दूंगी, कुछ प्रॉब्लम्स इसकी कर्व वाले चैप्टर में समझा दूंगी, ठीक है। तो 150 तो आपने सही बताया। दूसरा जो आप मुझसे डाउट पूछ रहे हो, वो क्या डाउट था कि मैम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, मतलब रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या होती है। जब सामने आपने स्टाफ रखा है, आपको रीडिंग क्यों दिखाई दे रही है, स्टाफ पे रीडिंग तब दिख रही है मैम, रे ऑफ लाइट यहाँ से आती है, इस लेंस पे टकराती है और टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुँचती है। जब भी कोई चीज़ दिखती है तो लाइट ऑफ रे यहाँ से आएगी, टकराएगी और वापिस आंखों पे पहुँचेगी। तो होता क्या है, लाइट का मीडियम चेंज हो रहा है मैम। लाइट का मीडियम जो है, यहाँ एयर था, यहाँ पर जो है वो डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम मतलब कैसा मीडियम है मैम, यहाँ पर लेंस है, लेंस लगा है, तो जब रे ऑफ लाइट यहाँ से आएगी उसको एयर से लेंस में जाना है, तो होता क्या है कि वो ऐसे सीधी नहीं, वहाँ से तो ट्रेवल कर रही थी, लेकिन होता अभी क्लियर है। छुट्टी होने वाली है अब आपकी, आपका ही डाउट क्लियर करवा रही हूँ, उसी के लिए रुकी हुई हूँ। तो आपने पूछा कि रिफ्रैक्शन करेक्शन किस लिए लगाते हैं, क्योंकि लाइट जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और वो अलग रीडिंग शो करती है, इस वजह से एरर आता है। तो ये समझा रही थी कि रिफ्रैक्शन करेक्शन क्यों होगी, जब मैम एयर से वो डेंसर मीडियम में की तरफ जाएगी तो हमारी लाइट जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा वो, हाँ माइक डिस्चार्ज हो गया था तो आवाज़ चली गई। बाकी आपने जो डाउट पूछा है, एक बार देखूं अगर मुझे अभी मिलता है, कहाँ पर भेजा है आपने डाउट। नहीं तो एक काम करते हैं, अगली क्लास में करवा देती हूँ ना आपको डाउट सॉल्व, क्योंकि मुझे तो अभी आपका डाउट नहीं दिख रहा है। आप डाउट वाले सेक्शन में पूछ लीजिएगा गणेश, हाँ आप गणेश डाउट वाले सेक्शन में पूछ लीजिएगा, वहाँ पर आंसर कर दूंगी। ऐसे ढूंढना मुश्किल है, इतने सारे मैसेजेस में मैं कहाँ आपका मैसेज देखूंगी। और कल वाला मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, अगर आपको याद हो, जिसमें एक टर्म थोड़ी सी मिसिंग हो गई थी। आप क्वेश्चन पूछ लेना, मैं आपको कल सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन था जिसमें बोला था बैक साइड रीडिंग टेकन ऑन अ बेंचमार्क इज 1.56 मीटर, और 4 साइड रीडिंग जो मैंने ली है स्टेशन ए पर वो लेनी थी 1.65 मीटर।
अगर RL ऑफ बेंचमार्क इज 150 मीटर, देन फाइंड द RL एट ए। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, ये वाले क्वेश्चन में एक टर्म मिस हो गई थी, तो हमने इसमें सबसे पहले अपना इंस्ट्रूमेंट लेते हैं। तो कल वाला जो क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन दिया था ना पिछली क्लास में, वो ये वाला क्वेश्चन था, आपने इसको सॉल्व करना है। तो डाउट मत लेकर आना, इसमें एक टर्म मिस हो गई थी। तो बैक साइड रीडिंग पता है, RL एट बेंचमार्क 150 मीटर है, ये वाली वैल्यू 1.56 है। जो फोर साइड रीडिंग है, मतलब जो नेक्स्ट रीडिंग है, वो 1.65 मीटर है। तो मुझे यहाँ पर RL निकालना था। तो इसमें RL क्या करना था मैम, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 150 प्लस 1.56, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया, माइनस 1.65 रीडिंग करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट स्टेशन पर RL मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेशन पर RL मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो आप यहाँ से आप RL निकाल सकते हैं। अब एक बार जल्दी से ओवरव्यू ले लीजिए। तो हमने टेक्योमीटर आज ही पढ़ के कंप्लीट कर दिया। तो टेक्योमीटर में मैम कुछ भी नहीं था। सबसे पहले तो हमने देखा कि D इज टू के एस प्लस सी सबसे बेसिक इक्वेशन है। K को हमें F अपॉन आई याद रखना है, C को हमें F प्लस डी याद रखना है। इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी, C की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर हम एनालिटिक लेंस यूज़ कर रहे हैं, एनालिटिक लेंस की ये प्रॉपर्टी थी कि आपका जो एनालिटिक लेंस है वो हमारा एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप था। एनालिटिक लेंस हमारा एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप था और कॉन्वेक्स लेंस था, एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप था और मैम कॉन्वेक्स लेंस था। फिर हमने देखा अगर हम मूवेबल हेयर मेथड यूज़ करेंगे तो D इज इक्वल्स टू K डिवाइडेड बाय M आएगा। अब K किसके बराबर होता है, F बाय P के बराबर होता है। बाकी सारी वैल्यू मैम D की सेम ही रहती है। इसके अलावा हमने यहाँ पर 4 केसेस देखे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हमने देखे एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसके फर्दर 2 केसेस थे। कौन कौन से, एक में हमने स्टाफ को वर्टिकल हेल्ड किया था, एक में हमने स्टाफ को नॉर्मल हेल्ड किया था। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम क्लास थोड़ा जल्दी भी ख़त्म कर पा रहे हैं, है ना। और दूसरा हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इसमें क्या था, एक में हमारा अगेन स्टाफ वर्टिकल था और स्टाफ नॉर्मल था। तो दो इक्वेशन थी इनकी, वो 2 वाली इक्वेशन आपको याद रखनी है। तो अब मैं क्लास एंड ही कर दूंगी और गणेश आपका जो भी डाउट है कल सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है, या फिर आप डाउट वाले सेक्शन में पूछ लेना। तो टेक्योमीटर की तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है वो तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। और ठीक है, सेम मैम, सेम मतलब चेक करो। अच्छा चलिए, तो अभी जो भी डाउट है आपका वो मैं कल बता देती हूँ। अभी के सेशन को हम एंड करेंगे। अच्छा है अगर थोड़ी देर पहले भी ख़त्म हो जाता है, आप लोगों को ही रेस्ट मिल जाएगा। तो यही बोलूँगी, थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहिए अच्छे से, और कोशिश किया करिए कि थोड़ा सा लेक्चर से पहले आप पिछले लेक्चर का देख कर आ सके। मतलब नींद अपनी थोड़ी सी कम कर दो, कुछ टाइम की बात है। अगर नींद कम करने से आपकी चीज़ें मैनेज हो पा रही हैं टाइम के साथ, तो वो नींद कम हुई हुई जो है वो आपको एक अच्छा रिजल्ट देकर जाएंगी, है ना। हाँ, तो अब छुट्टी हो रही है, मैं बस ये कह रही हूँ। आप बोल रहे हैं क्योंकि जब पहली बार जब आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे तो आपको बहुत भारी लगेगा, अपना दिमाग और सिर की भारी हो गया हुआ है। तो आपको इनको थोड़ा सा टाइम देना है, हर चीज़ को टाइम लगता है, इनको समझने में भी टाइम लगेगा, पर समझ आ जाएंगे। ऐसा नहीं सोचना है कि कभी भी समझ में नहीं आएंगे, है ना। और आपका कोई भी डाउट जो रह गया है आज की क्लास में वो हम कल देख लेंगे, और कल हम एक नए चैप्टर के साथ आगे स्टार्ट करेंगे। कुछ टॉपिक्स हैं जो एरर वाले हैं, वो मैं मिसलेनियस में पढ़ाऊंगी। स्फेरिकल ट्रायंगल मिसलेनियस में होगा। उसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं जो मिसलेनियस में करेंगे, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो लास्ट के जो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो बहुत नहीं आते हैं लेकिन एक एक सवाल आता है, वो मैं मिसलेनियस में पढ़ाने वाली। ओके, चलिए तो अभी की क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में सेम एनर्जी के साथ कल 6 बजे। ओके, ठीक है दानिश। ओके, गुड नाइट एवरीवन, और ध्यान रखिए अपना। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।